Assalamu alaikum dear students, this is your Asif sir from Department of Physics at Sky Classes. I want to tell you that you all must be very much thankful to entire faculty of Sky Classes, especially respected Saddam sir, respected Hamin Mufti, who really made this program very much successful. So, yesterday I discussed about the various important questions from magnetism. तो उसमें पहला क्वेश्चन जो अभी तक हमने डिस्कस किए साइक्लोट्रॉन्स, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल, एंड इन द लास्ट लेक्चर आई डिस्कस्ड अबाउट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आई डिस्कस्ड अबाउट द कन्वर्जन, हाउ कैन यू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. बट बेटा थोड़ा कल इनकन्वीनियंस की वजह से हम लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए. एंड वन मोर थिंग, दिस स्टूडियो इंशाल्लाह विल बिकम मोर एंड मोर ब्यूटीफुल. वी वांट टू ब्यूटिफाई इट. सो इंशाल्लाह आज कुछ यहाँ काम चल रहा है तो मैं एक लेक्चर आज दे पाऊंगा, फिर कल इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर्स एक साथ एक ही वीडियो में आ जाएंगे. सो प्लीज कोऑपरेट विद अस. सो आज जो बेटा डिस्कस करेंगे दैट इज कन्वर्जन of galvanometer into voltmeter. बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो हो गया वो एक चैप्टर में एक क्वेश्चन दिखाना, खत्म बात. नो, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन. यहां पे जो भी फैकल्टी हैं वो आपको पूरे जो भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो पढ़ाया जाएगा आपको. ऐसा नहीं होगा कि एक चैप्टर से एक क्वेश्चन हो गया एंड बस हमारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई. नो, बिकॉज वी हैव टू बी आंसरेबल टू द गॉड. सो वो मद्देनजर रख के मैंने मैग्नेटिज्म जितना अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैंने बराबर पढ़ाया. ठीक है. सो इसमें जो क्वेश्चंस हमें अब रहते हैं वो है बायट-सैवर्ट्स लॉ और करंट लूप की फील्ड इंटेंसिटी दिखाना. ठीक है एक. और दूसरा बेटा हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ और पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स. बेटा मान लो अब और 3 हमें 2 ही लेक्चर लगते, लेकिन आज यहां थोड़ा कुछ काम करने वाले हम इंशाल्लाह. ठीक है. दैट विल बी अगेन अ सरप्राइज फॉर यू पीपल. ठीक है. लेकिन थोड़ा सा आज ये 2 लेक्चर्स एक्स्ट्रा लगेंगे. बस बेटा 2 लेक्चर्स के बाद मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो हाउ वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर. आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर दैट गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड can be used as ammeter, can be used as voltmeter, but that has so many limitations. बेटा अगर आप गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो? वोल्टमीटर. तो बेटा क्या करना पड़ता है, आप अगर ये सर्किट ले रहे हो, यू हैव दीज 2 पॉइंट्स A एंड B. ओके. आप इन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहते हो, तो क्या करोगे आप? बेटा जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहते हो तो आप उस डिवाइस को जो बेटा वोल्टेज मेजर करेगा उसको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है. कैसे कनेक्ट करना पड़ता है? पैरेलल में. एमीटर को या वो सर्किट, वो डिवाइस जो करंट को मेजर करे उसको सीरीज में लगाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि करंट सेम जानी चाहिए, सीरीज में करंट सेम रहती है. अच्छा, जब आपको 2 टर्मिनल्स की पोटेंशियल डिफरेंस देखनी हो तो आपको वो डिवाइस जो वोल्टेज मेजर करेगा उसको पैरेलल में लगाना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहती है. नाउ बेटा यहां से मान लो करंट आ रही है आई. ठीक है. तो बेटा ये करंट यहां से भी जा सकती है और यहां से भी जा सकती है. क्लियर. लेकिन बेटा यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट यू नो इट इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस. लेकिन होगा क्या बेटा, अगर यहां से करंट डिवाइड हो गई तो करंट पे भी असर पड़ेगा, उससे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगी. लेकिन मकसद यह था, इस डिवाइस का मकसद यह था कि यह वोल्टेज मेजर करे, ना कि वोल्टेज को ड्रॉप करवाए. तो बेटा हो क्या रहा है, जब यहां से करंट जा रही है तो करंट को 2 हिस्से हो जाएंगे. लेट दिस इज IG एंड लेट दिस इज I माइनस IG. तो बेटा होगा क्या, यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस थी दैट वाज I इंटू R,
बट नाउ इट इज ओनली I माइनस आई जी इंटू आर. अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच में गैल्वेनोमीटर के लगाने से वो कम हो गई, क्योंकि यहां पे करंट डिवाइड हो रही है. मकसद तो ये था नहीं, गैल्वेनोमीटर का मकसद ये था कि वो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करे, ना कि करंट को विड्रॉ करे. तो बेटा क्या करेंगे आप, आइडियली सोचो होना क्या चाहिए. क्या यहां से कोई करंट जानी चाहिए? नहीं जानी चाहिए. क्या गैल्वेनोमीटर यहां से किसी करंट को विड्रॉ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. यानी कि सारी की सारी करंट ए से बी चलनी चाहिए, यहां से कोई करंट नहीं जानी चाहिए. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी आर बेसिकली चेंजिंग द रेजिस्टेंस. यू नो दैट अगर बेटा इन कनेक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस बहुत हाई रखेंगे, आइडियली वी कैन से दैट कि अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रखूंगा, बेटा कितनी रखूंगा? इनफाइनाइट. अगर इस डिवाइस की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट बन गई तो बेटा ये इम्पॉसिबल है कि वहां से कोई करंट जाएगी. तो आइडियली अगर सोचा जाए तो वो डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करे उसकी रेजिस्टेंस बेटा कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट. क्यों? ताकि वहां से कोई करंट ना जाए और उससे इसकी पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई असर ना पड़े. सो कैन आई से दैट आइडियली एक डिवाइस जो वोल्टेज मेजर करे उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए. सो आइडियली voltmeter has infinite resistance. Okay. लेकिन बेटा अब आइडियल सिचुएशन तो पॉसिबल है नहीं. हाँ, समझ आ रहा है? तो इसको रियल सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट बनाना चाहते हैं, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. बट आई कैन डू वन थिंग, मैं बेटा इस गैल्वेनोमीटर को सीरीज में एक हाई रेजिस्टर के साथ इसको शंट करूंगा. सो यू नो व्हेन वी शंट this galvanometer with high resistance in series, then what will happen to this galvanometer? Its effective resistance will be equal to G plus S. That is very much high. तो बेटा आपको पता है, आप चाहते हो कि इस डिवाइस या ये गैल्वेनोमीटर कोई भी करंट विड्रॉ ना करे, तो उसके लिए इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए. लेकिन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल. हां, हम फिर क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर को सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, उससे इफेक्टिव रेजिस्टेंस हाई बनती है, तो उससे जो करंट निकलती है दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. सो दिस शंटिंग ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर with high resistance in series forms a voltmeter. तो बेटा एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको शंट करते हो हाई रेजिस्टेंस के साथ इन सीरीज, बिकॉज यू नो सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. सो लेट मी राइट डाउन इट इज डेफिनेशन. गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड into voltmeter by shunting it with high resistance in series. Yes, समझ आए बेटा? तो सीरीज में आप इसको लगाओ तो वहां से ये गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर बन जाएगा. तो बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं. अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्मिनल्स के बीच में होगी, दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट. सो आई कैन से V इज इक्वल टू VG प्लस VS. ओके, ठीक है ना? तो V can be written as, VG can be written as I into G, VS can be written as I into S. Clear? Then
V इक्वल्स टू I को कॉमन निकालो, ठीक है, G प्लस एस। तो यहां पे अगर आपको पता है वोल्टमीटर की रेंज कितनी है, करंट कितनी है बेटा, या दिस कैन बी रिटन एज IG, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ओके, सो IG अगर पता है तो आपको पता चलेगा कि शंट रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ताकि हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बनाएं। सो मोर इज द रेंज ऑफ द वोल्टमीटर, मोर शंट रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। एंड व्हाट इज दिस IG? इट इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्लियर? सो सिंपली जब भी आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाना है, आप उसको हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाओ, शंट करो सीरीज में, उससे इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो उससे ये जो करंट है वो ये सर्किट विड्रॉ नहीं करेगा, यानी कि ये डिवाइस करंट को विड्रॉ नहीं करेगा। सो नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ, आई टोल्ड यू कि टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, आज मैं बायोट-सैवर्ट्स लॉ डिफाइन करूंगा, फिर वो जो डेराइवेशन है करंट लूप की वो कल कर लेंगे बेटा। नाउ बायोट-सैवर्ट्स लॉ, What is Biot-Savart's law? Yes. ठीक है बेटा. One thing I missed that tomorrow I am also going to discuss Ampere circuit law. Okay, solenoid. So now what is Biot-Savart's law? बेटा क्या करोगे? Biot-Savart's law ने experimentally देखा कि अगर आप किसी करंट एलिमेंट क्या होता है बेटा, जैसे मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले रहा हूं, ठीक है, सपोज इट कैरीज ए करंट आई। ओके, तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस कंडक्टर को छोटे छोटे एलिमेंटल लेंथ्स में डिवाइड कर रहा हूं। मान लो एक एलिमेंटल लेंथ ये है DL, ठीक है, और यहां पे ये जो DL है इट इज treated as a vector because you know in physics, in especially in 12th, बहुत जगहों पे हम कुछ स्केलर क्वांटिटीज को वेक्टर ट्रीट करते हैं, जैसे एरिया वेक्टर, वैसे ही यहां लेंथ जो है बेटा इसको वेक्टर ट्रीट करते हैं। और इस लेंथ वेक्टर इनकी DL वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो बेटा करंट की डायरेक्शन है। तो मान लो करंट की यहां पे ये डायरेक्शन है, किसी और कलर से मैं दिखाना चाहता हूं, तो करंट की भी डायरेक्शन वही होगी। समझ आ रहा है? नाउ बेटा ये जो करंट और एलिमेंटल लेंथ है I into DL, you know now this DL is a vector, it is treated as DL vector. So this product of current and elemental length, we call this as current element. What? इसको बेटा करंट एलिमेंट कहते हैं। और so what current element is? It is a vector quantity whose direction is along the direction of current. So DL vector की वही डायरेक्शन है जो डायरेक्शन करंट की है। और एक बात, करंट एलिमेंट जो है it is the product of current and length. Okay, and now अगर आपने बेटा यहां पे एक पॉइंट लिया है, say point P, okay, and I want to know what is the magnetic field intensity at that point P due to this current element IDL. मैं you know that a current carrying conductor produces magnetic field, तो मैं देखना चाहता हूं कि इस पॉइंट P पे इस करंट एलिमेंट IDL की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेटा बायोट-सैवर्ट ने क्या किया, ये दो फिजिसिस्ट्स थे, इन्होंने अगर जो करंट कैरिंग कंडक्टर लिया उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड किया, फिर एक छोटा एलिमेंट लिया DL, उसको मल्टीप्लाई किया करंट के साथ और उसका नाम रखा गया करंट एलिमेंट। सो उस करंट एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी भी पॉइंट पे, वो बायोट-सैवर्ट्स लॉ ने निकाला। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ किस काम आता है बेटा? इट इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। लेट मी राइट डाउन दिस पॉइंट। इट इज यूज्ड to find or to determine the magnetic field intensity due to current element. Yes,
and let me name this current element as IDL. अरे बेटा, छोटे छोटे एलिमेंटल लेंथ्स की वजह से हमें देखना है फील्ड कितना है, वो निकालने के लिए बायोट-सैवर्ट्स लॉ ने यहां पे एक्सपेरिमेंटली वो डिटरमाइन किया। तो मान लो बेटा, ये जो करंट एलिमेंट है और ये जो पॉइंट P है, इनके बीच में जो दूरी है वो R है, ओके। एंड अगर आप इसको ऑरिजिन लोगे और इसको यहां से वेक्टर ड्रॉ करोगे, तो दिस बिकम्स अ वेक्टर, वी ऑल्सो कॉल इट एज अ पोजिशन वेक्टर। सो पॉइंट P पे मुझे फील्ड देखना है ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। तो बेटा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो इस ऑब्वियसली बेटा ये जो एलिमेंट है, करंट एलिमेंट है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी छोटा ही होगा, लेट दैट इज dB। तो बेटा देखा गया ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस current element, it is directly proportional to the amount of current, or it is also proportional to the magnitude of the elemental length. Clear? It is inversely proportional to square of the distance. This was the Biot's experimental law. ये देखा गया कि आपको देखना है कि पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो डिपेंड करेगा बेटा पॉइंट P पे या इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट कितनी है। मोर इज द करंट, मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर, ओके। मोर एलिमेंटल लेंथ यू विल टेक, मोर इज द फील्ड हियर, ओके। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि आप जितना करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर होते जाओगे उतना फील्ड घटता जाएगा। यू नो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। जब भी एक वेरिएबल को इनवर्स स्क्वायर रिलेशन किसी के साथ हो, दैट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। खैर, वन मोर थिंग, मान लो ये जो आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, मान लो बेटा ये इस डीएल वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है, लेट दैट इज थीटा। सो व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन यस डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। अरे सिंपल है बेटा, डीएल वेक्टर से एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं पॉइंट P तक, जिसमें ये टेल डीएल वेक्टर के साइड से है और हेड पॉइंट P के साइड से है। इट बिकम्स अ पोजीशन वेक्टर। दिस पॉइंट P इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस डीएल वेक्टर। और डीएल वेक्टर कहां से है? जहां से करंट की डायरेक्शन है। सो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल है ये वही थीटा है। तो बेटा क्या देखा गया, अगर मान लो ये कंडक्टर है, ये देखा गया बायोट-सैवर्ट ने ये देखा बेटा कि अगर आप इस पॉइंट P को उठाओगे और इस कंडक्टर की एक्सिस पे रखोगे, तो बेटा वहां डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनेगा? 0 या 180। तो देखा गया कि उस पॉइंट पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि कंडक्टर अपनी एक्सिस पे कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं कर रहा है। यानी कि अगर पॉइंट P को मैं इसकी एक्सिस पे रखूंगा, करंट कैरिंग कंडक्टर की एक्सिस पे रखूंगा, तो वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। यानी कि अगर थीटा 0 होगा या 180 होगा तो कोई भी फील्ड नहीं होगा। और जब परपेंडिकुलरली रखा, जैसे बेटा ये कंडक्टर है और मैंने पॉइंट P को इस करंट एलिमेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाया, तो वहां से फील्ड मैक्सिमम आ रहा था। और आपको पता है बेटा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 या और 180 पे 0 होता है और 90 पे मैक्सिमम होता है? वंसा गोबरा, वो साइन होता है। सो कैन आई से दैट dB is also proportional to the sine of angle between DL vector and R vector. देखो theta 0 dB 0, theta 90 dB maximum. So take this as first, second, third and fourth. So combining first, second, third and fourth, what you will get, dB is proportional to I dl sine theta divided by r square. So dB can be written as, यहां पे constant of proportionality आएगा, k ideal sine theta by r square, and this k experimentally equals to mu naught by 4 pi. यूनिट भी लिखेंगे, कोई मसला नहीं, टेस्ला मीटर इसका यूनिट आएगा, बिकॉज फील्ड का यूनिट टेस्ला, एक लेंथ का यूनिट कैंसल, टेस्ला मीटर, साइन का कोई यूनिट नहीं, टेस्ला मीटर पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ k, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू mu naught by 4 पाई, राइट? क्योंकि इसका टेस्ला, 1 मीटर कैंसल, टेस्ला मीटर
पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ के. सो के किसके बराबर है? म्यू नॉट बाई 4 पाई. और म्यू नॉट बेटा क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम. बेटा एक और चीज है, मान लो आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, एक कंडक्टर के अराउंड जो मीडियम है, मान लो बेटा वो एयर है, और दूसरे कंडक्टर के अराउंड जो मीडियम है, मान लो वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है. तो मेरा सवाल है बेटा, अगर इन दोनों कंडक्टर्स में करंट भी सेम है और पॉइंट भी सेम डिस्टेंस पे है, तो दोनों पे फील्ड सेम होगा या डिफरेंट होगा? द आंसर इज the field will be different. You know why? बेटा फील्ड खाली करंट, एलिमेंटल लेंथ, डिस्टेंस और एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डिपेंड करता है जिस मीडियम में आप फील्ड निकालना चाहते हो उसका नेचर क्या है, और उसका नेचर डिटरमाइन करने के लिए ये टर्म यूज होती है परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी का मतलब हुआ बेटा जो ये कंडक्टर मैग्नेटिक लाइन्स क्रिएट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उस मीडियम की कितनी टेंडेंसी है कि क्या वो उन लाइन्स को अलो करने देगा या नहीं करने देगा. किसी मीडियम की एबिलिटी ये ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, लेकिन ये म्यू नॉट वैक्यूम की है. सो म्यू नॉट जो है, यू नो इट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर ampere. This is the unit of mu naught. So can I say that dB is equal to K के बदले mu naught by 4 pi रखेंगे? ठीक है, आप इसको 10 रेज पर -7 भी लिख सकते हो, लेकिन यूजुअली हम म्यू नॉट बाई 4 पाई में ही आंसर लाते हैं. सो व्हाट इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर बायट-सैवर्ट्स लॉ? dB is equal to mu naught by 4 pi IDL sin theta divided by r square. Please remember this expression. This is the final expression of Biot-Savart's law. आप देखो बेटा बोर्ड में सीधे सवाल आता है, discuss Biot-Savart's law. ठीक है, सो Biot-Savart's law is used to find the magnetic field intensity due to current elements. लेकिन फिर आपको पता है, अगर आपको स्मॉल वैल्यू पता है, टोटल वैल्यू निकालने के लिए किसी भी फिगर में, किसी भी करंट लूप में टोटल वैल्यू निकालने के लिए यू नो यू हैव अ कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेटेड ऑन बोथ साइड्स. फिर डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, कैसे एलिमेंट लेना है, इंटीग्रेट करके इस Biot-Savart's law की इक्वेशन को इंटीग्रेट करके आपको टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकल आता है. इज दैट क्लियर? सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL sin थीटा बाई आर स्क्वायर. ओके, और अगर आप देखना चाहोगे फील्ड की डायरेक्शन, वो DL और R वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ होगा. यानी कि आप राइट हैंड स्क्रू रूल भी यूज कर सकते हो. हाँ, जैसे ये कंडक्टर है, यहां पे DL वेक्टर ये है और R वेक्टर ये है, तो आप क्या करोगे? DL से R जाओ, किस डायरेक्शन में जा रहे हो? क्लॉकवाइज. टेक द स्क्रू ड्राइवर, मूव इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये DB कहां जाएगा? इनवर्ड्स. देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इनवर्ड्स. एट दैट पॉइंट दिस P. ठीक है, थंब रूल से भी पता है, थंब रिप्रेजेंट द करंट एंड कर्ल इज रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. तो जिस पॉइंट पे आपको फील्ड देखना हो वहां देखोगे ये कहां से डस रहा है. जैसे थंब ऊपर है, यहां पे देखिए ये जब डस रहा है या अंदर की ओर डस रहा है तो फील्ड अंदर की ओर है. अगर यहां देखना चाहते हो तो यहां बाहर की ओर डस रहा है तो यहां पे फील्ड आउटवर्ड्स है. खैर वो डिस्कस हुआ है. दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ Biot-Savart's law. I told you because of the time constraint I cannot discuss this expression for field due to the on the axis of current loop. लेकिन इंशाल्लाह be with me, कल मैं इंशाल्लाह 3 लेक्चर्स एक साथ रिकॉर्ड करने जा रहा हूं. आज हम यहां पे थोड़ा कुछ रिनोवेशंस करने जा रहे हैं, तो उसकी वजह से आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम.